स्वच्छ भारत आजकल हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमने भी सोचा कि एक कोशिश करते हैं सफाई करने की। लेकिन सफाई करने के लिए कचरा और गंदगी भी ढूंढना जरूरी है। तो हमने सोचा कि चलो अपने देश की राजधानी दिल्ली में ही ढूंढते हैं कचरा। हमें मिला महेंद्र, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो दिल्ली में पिछले 14 सालों से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ज्यादा अच्छा शहर को कौन जानेगा। तो हमने शुरू किया महेंद्र के साथ एक सफर अपने देश की राजधानी दिल्ली का, जिसमें मैं, यश ठाकुर और मेरे दोस्त स्नेग्धा और उनके हस्बैंड थे सवारी। और महेंद्र ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने हमें दिखाई दिल्ली और दिल्ली के अंदर की गंदगी। तो आइए देखिए हमारे ऑटो की सवारी। जमुना से रेत भरते हो तो पड़ा हुआ है, वहाँ पे लोग बैठे हैं ना। हाँ। ये ऐसी ही एक और जगह है आगे। हाँ। वहाँ पे ट्रक लगते हैं, वहाँ से ट्रक भर के ऐसे यूँ घूम के आता है और जहाँ भी जाना होता है यहाँ से निकल के जाता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि आप रेत खनन नहीं करेंगे, लेकिन रेत खनन फिर भी जोरों से चलता है यहाँ पे। और तो सब रेत लेके यहाँ से बाहर भेजते हैं। हाँ जी, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद। और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट करती है। हाँ। लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसा लेते हैं। हाँ। पैसा लेने के बाद उन्हें खुले में घूमने देते हैं। तो ये ट्रक जाते कहाँ है रेत लेके? रेत लेके लोगों के मकान बन रहे, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है नोएडा, दिल्ली। हाँ। उन साइडों पे जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं उसको। तो इन लोग सब रेत निकाल रहे हैं। हाँ जी, वो सामने देख रहे हैं ना, रेत है वो। हाँ। इसी तरह से जगह जगह से रेत निकाला जाता है। और ये जो नाला है ये इतना हुआ करता था जितना भी इसके अंदर पानी है। आज की तारीख में नाले का साइज़ देखो कहाँ पहुँच गया है। यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यही नाला जो है ना आपको 800 फीट का नज़र आएगा। कितना रेत खा चुके हैं वहाँ से। तो ये रेत निकाल के बेची जाती है? हाँ जी, बेची जाती है। कहाँ कहाँ बेचते हैं ये? दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी निकलता है, यहाँ भी निकलता है, फरीदाबाद में भी ऐसे ही रेत निकलता है। इस नहर तक जहाँ तक ये जाती है दोनों तरफ से इसके रेत निकाला जाता है। ये सब लोग रेत माफिया के हैं। हाँ जी, यहाँ तो हाथ से निकालते हैं, आगे तो मशीनों से निकालते हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद जेसीबी लगा के वहाँ से मशीनों से निकाल के भरते हैं। रेत खनन दिल्ली में इलीगल है, लेकिन हमको रेत से भरे हुए ट्रक बिना रोक टोक के हर सड़क पर दिखे। हम भी सोचने लगे कि जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर को यह सब पता है तो क्या हमारी पुलिस या सरकार को इसकी भनक नहीं होगी। हमें महेंद्र ने बताया कि रेत माफिया के बारे में जो दिल्ली में सक्रिय है और बिना रोक टोक के रेत निकालकर ट्रक्स में भरकर बेची जाती है। यहां सही में सफाई की जरूरत है। कौन करेगा? आप करेंगे? स्वच्छ भारत के लिए यहां सफाई जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अपने सफर में। ये सफेद सफेद क्या है छोड़ रहे हो? ये कचरा है यमुना का, जिसकी सफाई के करोड़ों रुपए खा चुके हैं लोग। अरबों रुपए गवर्नमेंट हमारी इस चीज के ऊपर खर्च कर चुकी है कि यमुना की सफाई। आप नजदीक जाके देखेंगे पानी आपको बिल्कुल काला मिलेगा। और उस तरफ जाएंगे आप। हाँ। इस ये जो ब्रिज बना हुआ है जिसको हम डैम बोलते हैं एक तरह से पानी रोकने के लिए। हाँ। इतना कूड़ा है वहां पे कि नालों का, नालियों का, सड़कों का सारा कूड़ा आता है। जिस कूड़े जब प्रेशर से पानी निकलता है तो उसका ये झाग बन जाता है। ये सब कचरा है? हाँ जी, ये कचरा है। अरबों रुपए गवर्नमेंट से लेके खा चुके हैं लोग। लेकिन यमुना साफ नहीं हुई है। यमुना साफ नहीं हुई है आज तक। थोड़ा नजदीक चलते पानी देखा। चलो चलो। हाथ डालेंगे, हाथ काला हो जाएगा इस पानी के अंदर। कचरा है पूरा है? कचरा नहीं है, कचरे का भी बाप है। अगर आपने हाथ डाल के बाहर निकाला तो समझ लो आपका हाथ काला हो जाएगा। ये सफेद झाग कचरे से बनता है? ये सफेद झाग बनता है वहां से जब ये पीछे पानी ना 5 फीट रुका हुआ है। हाँ। और ये गैप्स में से पानी निकलता है तो प्रेशर से आता है। हाँ। तो कचरे से झाग उत्पन्न हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। यमुना रिवर को स्वच्छ बनाने की मुहिम तो सालों से चली आई है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि 350 करोड़ खर्चा हो चुका है, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। ये 350 करोड़ हम और आप जो टैक्स पे करते हैं
ये पैसा वहीं से आता है। लेकिन कहाँ गया? ये बात एक दिल्ली का ऑटो रिक्शा ड्राइवर जानता है। क्या हमारे मिनिस्टर और प्रशासन इस बात को जानते हैं? यमुना रिवर में भी सफाई की जरूरत है। अब प्रश्न यह है कि कौन करेगा? आप करेंगे? हमारा ऑटो आगे बढ़ा। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर छुट्टी होने के कारण बंद था। फिर भी सही नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ऑफिस है। हाँ जी, यहाँ पे साफ सफाई हो गई है। हाँ, यहाँ साफ सफाई हो गई है। दीवार वगैरह सब टूटी हुई थी। यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे, वहाँ लोग मुझते थे, यहाँ भर जाता था। लाइसेंस बनवाने का जो एक्चुअल खर्चा है, लर्निंग से लेके पक्का लाइसेंस करवाने का, वो 360 रुपये है। लेकिन जब आप लाइसेंस बनवाने आओगे तो आपके 2000 रुपये खर्च होंगे। क्यों? रीजन, बिना दलाल के आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। यहाँ आप कुछ भी करके देख लीजिए, बिना दलाली के आप लाइसेंस बनवा ही नहीं सकते। जो खिड़की में पैसे जमा करने वाला है या रसीद काटने वाला है, वो कुछ ना कुछ कह के आपका फॉर्म को वापस फेंक देगा और कहेगा ऐसे ठीक करके लाओ। ये भी नहीं बताएगा उसमें खराब क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट कम है, वो भी नहीं बताएगा। कितनी दलाली खाते हैं एक दिन में? एक दिन में लगभग 30 लाख रुपए दलाली आती है। 30 लाख रुपए दलाली आती है, जिसको सब मिल बांट के खाते हैं। लेकिन महेंद्र ने बताया कि यहां महीने में 30 लाख का टर्नओवर है। बिना पैसा और घूस खिलाए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। हां, यहां बाहर कुछ सफाई दिखी, पर इस ऑफिस के अंदर कुछ सफाई की जरूरत है। प्रश्न वही है, कौन करेगा? जीबी रोड पर हम खुलेआम कैमरा नहीं ले जा सकते थे, तो हमने छोटे मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड किया। सवाल यह उठा कि क्या सरकार को ऐसे इलाकों को लीगलाइज करके इन सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस नहीं देना चाहिए? क्या यहां रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं होने चाहिए? बाकी सब देशों ने तो मान लिया है कि वो प्रोस्टिट्यूशन को खत्म कर सकते हैं। बाकी देशों ने तो लीगलाइज किया, सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस दिया। शायद दिल्ली में कुछ ऐसा हो तो रेप केसेस ना होते, टूरिज्म बढ़ता। लेकिन यहां सफाई की जरूरत है। कौन करेगा? कौन देगा इन सेक्स वर्कर्स को एक बेहतर जिंदगी? केजरीवाल के राजनीति में आने से पहले यही ऑटो रिक्शा 5,65,000 रुपए तक सेल हुआ है। और इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 1,80,000 रुपये। केजरीवाल राजनीति में आए, ऑटो 1,80,000 का बिका और उनकी सरकार के लिए अभी 3,65,000 का फिर बिक रहा है। फिर करप्शन शुरू हो गया। हाँ, दोबारा किसी भी अथॉरिटी में जाए, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाए, करप्शन वहीं का वहीं है, उल्टा बढ़ गया है। लोगों को ये होना चाहिए था कि भाई कुछ टाइम बंद रहा तो थोड़ा थोड़ा करो, नहीं कि हमने कुछ दिन खाना नहीं खाया, पेट भर के खाओ और उल्टा 2 रोटी फालतू खाओ। अभी वो चल रहा है। केजरीवाल के टाइम पे जितना टाइम रहा सही रहा। करप्शन तो ऐसे उड़ गया था जैसे गधे के सिर से सींग। दलाल ढूंढने से नहीं मिलते थे अथॉरिटियों के। अगर किसी पुलिस वाले को आप 100 रुपये देते थे तो वो नहीं लेता था। और आज की तारीख में वही कहता है कि 500 रुपये लूंगा तब आपको जाने दूंगा। आज वही पुलिस वाला ये कहता है। और कोई कमर्शियल वाला उसको कुछ कहता है तो कहता है जा बुला ला अपने केजरीवाल को। हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार बेकार हो गई है। जहाँ लोग कचरे वाले इतनी बुरी तरह हिल रहे थे, अपने टाइम से काम करते थे, टाइम से ड्यूटी जाते थे और कूड़ा भी उठाते थे, सफाई भी करते थे, पानी भी टाइम से आता था दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल की सरकार भी फिर पहले जैसा हो गया जैसा पहले होता था। तो केजरीवाल की जब सरकार थी तब चीज़ें इम्प्रूव हुई थी, सुधरी थी बहुत ज़्यादा। करप्शन जो है 100 में से 95% घट गया था एकदम। किसी भी अथॉरिटी के अंदर आपको दलाल नहीं मिलता था केजरीवाल सरकार के अंदर।
कहीं पे भी जाओ सरकारी दफ्तर में आपको अफसर बैठा हुआ मिलता था। अगर आज की डेट में किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो अफसर ही नहीं मिलेगा आपको। इतना यहाँ पे धांधली चलती है। और कोई भी काम कराना है आपको, अगर किसी अफसर से साइन भी करानी है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। और केजरीवाल सरकार के अंदर अफसर अपनी सीट पे होता था और काम कर रहा होता था। केजरीवाल ने छोड़ के, मतलब चीफ मिनिस्टर की सीट छोड़नी नहीं थी उसको, वो गलत किया उसने। नहीं, वो गलत नहीं था, वो बहुत सही निर्णय था। कारण था उसका। अभी आपने सुना है कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, या आपसे पहले कभी सुना था? नहीं नहीं। केजरीवाल ने वादे किए थे और वो उन पे काम कर रहे थे। तो लोग कहते थे कि पहले मेरा काम करो, जबकि टर्न बाई टर्न सबका काम हो रहा है धीरे धीरे। फिर ऊपर से एक निर्णय था उनका कि लोकपाल बिल लाना है। अगर लोकपाल बिल आता है दिल्ली के अंदर तो सबसे पहले पॉलिटिशियन मरेगा, क्योंकि जितना काला धन पॉलिटिशियन के पास है हमारे देश के अंदर शायद ही किसी के पास नहीं होगा। किसी ने आज तक पूछा है गांधी परिवार के पास कितना पैसा है? कोई एक शख्स ऐसा हो जो ये पूछे गांधी परिवार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? और इतना पैसा उनके पास आया तो आया कहाँ से, जबकि वो कोई बिजनेस नहीं करते। हरियाणा गवर्नमेंट में एक मुद्दा चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा का, जो जमीन का है। उनके पास इतनी जमीन आई तो आई कहाँ से, और आई तो वो पैसा कहाँ से आया जिससे उन्होंने खरीदी? जबकि वो प्रियंका गांधी से शादी होने से पहले इतने पैसे वाला नहीं था। मुरादाबाद का रहने वाला पीतल का किंग है। अभी हम चल रहे हैं तो यहाँ पे बडेरा हाउस आएगा, वो उसका ऑफिस है। दिल्ली के पॉश एरिया में उसका ऑफिस है आज की तारीख। देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे নাকের দিকে বেয়ে বেয়ে পড়ে যাচ্ছে। नाक भी साफ करती है। ये स्लम एरिया है यहाँ। इन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, आके ज़मीन पे कब्जा करके फिर सरकार को धमकी देते हैं कि हमें ज़मीन। ये इलीगल पोजीशन है पूरा यहाँ। हाँ, पूरा इलीगल पोजीशन है। आपके लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में कारगर बहुत बड़े अच्छे अच्छे धंधे चलते हैं। ये देखो, इस तरह से। ये क्या अभी का बिजनेस चल रहा है? ये बिजनेस चल रहा है कबाड़े का। कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, फैक्ट्रियों से कागज़ अलग किया जाता है, पेपर, फिर उसके बाद कपड़ा अलग, लेदर अलग, अलग अलग निकाल के सब बेची जाती है। तेरी भी खींचेंगे, टेंशन के ले लिया तू। स्वच्छ भारत दिखाते हैं लोग, और स्वच्छ भारत का मतलब क्या होता है वो बताइए। उनके ऑफिस के सामने ही देखिए कितना कूड़ा है। बहुत बड़ी कंपनी जेके सीमेंट, डोमिनोज, बड़े बड़े बैंक, और देखो स्वच्छ भारत। एक बार ये बिल्डिंग और बैंक भी नज़र आने चाहिए कि ये इसके सामने है। बिल्कुल ये पहाड़ लग रहा है यार, कूड़ा है, इतना सारा कूड़ा है। मैं आपको नज़दीक लेके चल रहा हूँ, मैं यही दिखाने के लिए लाया हूँ आपको। मैंने कहा था ना इसका बाप दिखाऊंगा, जूम करके कीजिएगा। पूरा दिल्ली का। इस बोर्ड को ले लो, इसमें लिखा हुआ है ये बूस्टिंग पंपिंग स्टेशन। तभी यहाँ इतनी बदबू है। एक दिखता है कूड़ा? हाँ, ये दिल्ली के घरों से निकला हुआ कूड़ा है। अंदर से जाने का रास्ता, आगे से ट्रक लोड होके आते हैं और ऊपर जाके इसमें डाल देते हैं। डंपिंग यार्ड बोलते हैं हम इसको। हाँ, यहाँ पे डंप करते हैं लोग। इसके ऊपर भी करोड़ों रुपए एमसीडी खा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यरत नहीं है।
आज से लास्ट ईयर आमिर खान का एक शो आया था सत्यमेव जयते, 8 MCD कमिश्नर है जिनको बुलाया गया था, उसके अंदर 7 का जवाब नहीं आया, 1 का जवाब आया। वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए। सेम कंडीशन में एक जगह है वारंगल, जो आंध्रा में पड़ती है, शायद आंध्रा में है या कहाँ पे वारंगल, जिसके कमिश्नर ने 6 महीने के अंदर शहर को ऐसा बना दिया गार्डन, और यहाँ से ज़्यादा कूड़ा हुआ करता था उस टाइम वहाँ पे। दिल्ली में 5 कंपनियों ने इस कूड़े को खरीदने का ऑफर किया MCD को, तो MCD वालों ने बोला कितना खर्चा आएगा, उन्होंने बोला 2750 करोड़ रुपए, जिसका हम आपको रिम्बर्समेंट देंगे, आपसे लेंगे नहीं उल्टा देंगे। लेकिन MCD कमिश्नर ने बोला कि मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, हाँ, जब मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा गवर्नमेंट को मिलेगा। उसने बोला मेरे पास कूड़ा नहीं है। और इतना कूड़ा भरा है पूरा पहाड़। मैं ऐसे ऐसे आपको 8 टीले दिखा सकता हूँ दिल्ली के अंदर। ये टीले का बच्चा है, मैं इससे बड़ा भी दिखा सकता हूँ। ये डंपिंग यार्ड का रास्ता है। हाँ जी, यहाँ से ट्रक आते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके कूड़ा जमा करते हैं। हाँ जी, और ऐसे टीले के 8 या 9 है? 8 है दिल्ली में। दिल्ली में 8 है, इससे भी बड़े बड़े पहाड़, कूड़े के पहाड़। वाह, आपके राइट में मुझे पोल है ना, उसके आगे तक नहीं है। हाँ। ये कचरे के टीले सत्यमेव जयते में दिखाए जाने के बाद भी नहीं हटाए गए। ऐसे 8 सुंदर कचरे के पहाड़ हमारी राजधानी दिल्ली में है। बाकी सिटीज में क्या होगा? यहां महेंद्र ने हमें एक और माफिया के बारे में बताया, कचरा माफिया, जिससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां सफाई की जरूरत है। लेकिन प्रश्न वही है, कौन करेगा? नल रास्ता है इस जगह, उसी एंगल पर ये बिल्डिंग जो है WHO की बैक साइड है, और बैक साइड का हाल देखो। पानी बहुत नाले में पानी आ रहा है। हाँ जी, पूरा नाला है ये। नहीं, ये नीचे नाला है सर। नाला ये है, वो है। नहीं सर, ये आपको चौड़ा दिख रहा है, कितनी चौड़ी सड़क थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक, आपसे पहले मेट्रो ये सारी इलीगल पार्किंग, ये सारी इलीगल पार्किंग है। ये सिर्फ सड़क है, सिर्फ चलने के लिए। लेकिन इस पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी तो कुछ नहीं है, आज छुट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रास्ता है। अगर आप वीक डेज में आएंगे, आपको यहाँ पे चलने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ बताइए भैया, इलीगल है ना पूरी पार्किंग? बोलो। पूरी पार्किंग इलीगल है, प्लस आप थोड़ा सा वो एयरटेल का बोर्ड देखिए, वोडाफोन का लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा, TSR ऑटो स्टैंड, हिंदी में भी लिखा हुआ है। और वहाँ पे कार पार्किंग लगी है, वहाँ ऑटो नहीं खड़ा कर सकते आप। इंडिया में अफ्रीका के लोग आकर रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं करते, ड्रग्स बेचते हैं। जिसका एक गढ़ है मालवीय नगर, खिड़की एक्सटेंशन और सिलेक्ट सिटी ऑफ मॉल। अफ्रीका के लोग वहाँ आते हैं, यहाँ के जो कॉलेज के या जवान लड़के लड़कियाँ जो मॉल्स में घूमने वगैरह आते हैं, उनको वो बेचते हैं, यहाँ रहते हैं। उस चीज़ को मैं प्रूफ नहीं कर पाऊँगा कि वो जैसे बेचते हैं, लेकिन उसको पूरी दुनिया जानती है, पुलिस वाले तक जानते हैं। आपने भी हम रुके थे ना भैया, वो सेलिंग पॉइंट है यहाँ गांजे का। यहाँ गांजा बिकता है? हाँ जी। और साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा सेलर है यहाँ का गांजे का। ये देखो, इसका डिजाइन देखो। इसमें भी जूम ब्लर हो रहा है।
दिखाता हूँ कितना उसका। दिल्ली में खुलेआम ड्रग्स बिकती है, हमने बड़ी आसानी से देखा। ये सब पुलिस की सांठगांठ से होता है। चरस, गांजा, जो चाहिए आपको खुलेआम बिक रहा है। यहां सफाई की जरूरत है, लेकिन कौन करेगा? ये टोल बना कब है? 2002 या 3 में। 2002 या 2003 में बना है। हाँ। और इसका उस टाइम पे करार हुआ था 5 साल का। 5 साल का करार हुआ था। हाँ। उसके बाद वो रेनोवेट हुआ कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हुआ है, दोबारा रेनोवेट होकर फिर खत्म हो गया। अभी 5-6 साल से कैसे चल रहा है, किस कंडीशन में चल रहा है पता नहीं है। तो अब ये 6 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। हाँ, 5 से 6 साल पहले ये बंद होना चाहिए था, जो बंद नहीं हुआ। हाँ? अभी तक ये टोल चल रहा है, टोल वसूला जाता है हर साल में, मतलब टोल बढ़ जाता है। अभी 20 तारीख से फिर दोबारा टोल बढ़ा है यहाँ पर। हाँ? और टोल वाले कहते हैं कि हम इसका मेंटेनेंस पूरा नहीं कर पाए हैं। हाँ। ये नोएडा का टोल है? हाँ जी, ये DND है, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। अच्छा। हाँ जी। और 8 लाख गाड़ियाँ पास होती हैं यहाँ से एक दिन में? हाँ जी। अभी नोएडा के इस टोल से 8 लाख गाड़ियां रोज निकलती हैं। अभी तक टोल टैक्स 25 रुपए था, जो अब बढ़ाकर 28 रुपए कर दिया गया। अगर 6 साल का हिसाब लगाएं तो करीब 800 करोड़ अपने और हम जैसे लोगों ने दिया उस टोल का, जो 6 साल पहले बंद होना था। ये पैसा कहां गया? कौन लाएगा ये पैसा वापस? यहां सफाई की जरूरत है। ये ऑटो स्टैंड है, लेकिन यहाँ पे एक ऑटो नहीं खड़ा हो सकता है। यहाँ पे कारें खड़ी होती हैं, कारों की पार्किंग बना रखी है। ये कारों की पार्किंग बना दी। केजरीवाल ने कितने ऑटो स्टैंड बनवाए थे? 586 ऑटो स्टैंड बनवाए उन्होंने। 586 ऑटो स्टैंड बनवाए हैं 79 दिन की सरकार में। 49 दिन की 49 दिन की सरकार में। पार्किंग माफिया भी दिल्ली में है, तरह तरह के माफिया, ट्रैफिक की हालत बदतर बनाता हुआ। ये पार्किंग माफिया कौन चला रहा है? ये सब इलीगल पार्किंग कौन करेगा? यहां सफाई, यहां सफाई की जरूरत है। ये सेंट्रल स्कूल है, लेकिन सेंट्रल स्कूल की दीवार का मूवमेंट ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे सब टॉयलेट करते हैं। हाँ जी, सब टॉयलेट करते हैं। दीवार की हालत देख लीजिए आप। ये स्वच्छ भारत है। तो टॉयलेट क्यों नहीं बना सकते हैं? आसपास भी टॉयलेट नहीं है, और जो है वो चालू नहीं है। ये केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, और उसकी दीवारों पे सब टॉयलेट करते हैं। हाँ जी, उतर के बना लीजिए बेशक टॉयलेट की। रुक जाओ, बना लेते हैं। और टॉयलेट के भी हालात दिखा दूंगा आपको। आधी से ज्यादा गंदगी तो पोस्टर लगा के बनाई हुई इन्होंने। सब जगह तो पोस्टर चिपका के दिल्ली में इस चीज के ऊपर बैन है, लेकिन ये हर पोल पे, हर दीवार पे, शहर के हर कोने में मिलेगा आपको। और ये पोस्टर मिनिस्टर ही लगवाते हैं। हाँ जी, मिनिस्टर ही लगवाते हैं। ये टॉयलेट के पास इन्होंने स्वच्छ भारत में पोस्टर लगवाए। पोस्टर्स ऐसे लगाना इलीगल, लेकिन जो हमारे नेता स्वच्छ भारत का राग अलाप रहे हैं, उनके ही पोस्टर इस बदबूदार टॉयलेट के पास हर दीवार पर चिपके हैं। ये सेंट्रल स्कूल की दीवार है जिस पर सब टॉयलेट करते हैं। यहां सफाई की जरूरत है। इस ऑटो की सवारी के अंत में हमें यही समझ में आया कि जब तक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को यह सब पता है, तो सरकार और प्रशासन को तो पता होना ही चाहिए। और अगर नहीं पता है तो शायद उनको भी एक बार किसी ऑटो की सवारी करनी चाहिए। आप और हम अपने घर के अंदर और बाहर का कचरा तो साफ कर ही लेंगे,
स्वच्छ भारत अभियान में लेकिन हमने सरकार और प्रशासन को शायद कुछ ऐसे कचरों को साफ करने के लिए चुना है जो हम जैसे आम आदमी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे आम आदमियों को परिवार चलाना होता है और देश चलाने के लिए जिनको हम आम आदमी टैक्स पे करते हैं उनसे उम्मीद यही है कि वो उस कचरे को साफ करें जिसको साफ करने से भारत सही में स्वच्छ भारत बनेगा। उम्मीद है कि अगली बार जब हम और आप ऑटो की सवारी करेंगे तो शायद हमें सही मायनों में एक स्वच्छ भारत मिलेगा।